तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। फ्रेंड्स, हम लोग आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का सिलेबस और उसमें दिए गए सभी कंटेंट को कवर करने वाले हैं। देखिए, सिलेबस पे जब हम नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिटरेचर की ओर चलते हैं। पार्ट टू ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं। पार्ट टू में दो सब पार्ट हैं। देखिए, फर्स्ट है इसका पोइट्री, जिसमें आपके पास लगभग 8 राइटर हैं। मिल्टन है, मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कंपोजिशन है वो है। फिर जॉन डन है हमारे मेटाफिजिकल पोएट, उनकी जो पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स है। और पीबी शैली है ऑड टू द वेस्ट विंड के साथ। जॉन किड्स हैं ऑड ऑन अ ग्रेशियस अर्न। रॉबर्ट ब्राउनिंग है माई लास्ट डचेस के साथ में। निसी मिजेकल जो इंडियन राइटर है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और कमला दास जो इंडियन राइटर है, डांस ऑफ द यूनचस। तो ये सभी के सभी जो है पोइट्री ए सेक्शन में दिए गए हैं पार्ट टू ग्रेजुएशन लेवल वाले में। उसके बाद बी पार्ट अगर आप देख पाते हैं तो देखिए, बी पार्ट में शेक्सपियर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट के साथ में। ठीक है। सेकंड में प्रोज होता है, प्रोज में बेकन है, फ्रांसिस बेकन, और उनका जो ऐसे है ऑफ स्टडीज। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे चार्ल्स लैम्ब है, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। और फिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो थॉमस हार्डी है, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के साथ में। और आर के नारायण हमारे इंडियन राइटर हैं, द वेंडर ऑफ स्वीट्स के साथ में। तो ये जो सभी सिलेबस है ये हमारे स्कूल लेक्चरर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में दिया गया है, जिसको हम वन बाय वन कवर अप करते जाएंगे। पहला वीडियो जो है ये हमारा है, शुरू के जो 4 हैं, जॉन मिल्टन, जॉन डन, विलियम वर्ड्सवर्थ और पीबी शैली को कवर करता हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं मिल्टन से। पोएट्री का है ये, ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट 2 में। देखिए, जैसा कि आप सिलेबस में देख पा रहे होंगे, हमारे वीडियो के इसमें नोट्स में देख पा रहे होंगे, पेपर 2 का पार्ट 2 है, ग्रेजुएशन लेवल पोएट्री है, जिसमें हमने शुरू के 4 जो पोएट हैं वो कवर किए हैं। फर्स्ट है हमारा जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हम मिल्टन को साथ ही साथ ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो इनकी कंपोजिशन है, जो इनका एपिक है, उसकी समरी और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम कवर करेंगे। सेकंड है हमारा जॉन डन, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। फॉलिंग स्टार ग्रेजुएशन में आपने ये पोएम जरूर पढ़ी होगी, इसको भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जॉन डन की बायोग्राफी को भी देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, साथ ही साथ इनकी पोएम है डेफोडिल्स, इसको भी कवर करेंगे। और फोर्थ है हमारे पीवी शैली, आउट टू द वेस्ट विंड, रोमांटिक एज के पोइट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हमारे जॉन मिल्टन से, और उनकी कंपोजिशन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखिए, मिल्टन के बारे में जानकारी अगर आप देखते हैं तो मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोइट, पोलेमिसिस्ट, मैन ऑफ लेटर, सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। सबसे पहले तो ये इंग्लिश पोइट हैं, बहुत पॉपुलर रहे हैं। इनकी दो जो कंपोजिशन है, ये पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है ये। हमारे सिलेबस में ऑन हिज ब्लाइंडनेस दी हुई है, जिसको हम कवर करेंगे। जानकारी में आगे दिया हुआ है कि ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पैराडाइज लॉस्ट, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। 1667 टू 1674 है। दैट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। इंपॉर्टेंट ये भी है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस में लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। ही रोट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन एंड बिकम इंटरनेशनली फेमस। क्योंकि 4 भाषाओं में ये लिखते थे तो स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, ही वॉज इंटरनेशनली फेमस। मिल्टन्स फर्स्ट लैटिन एलिजी इन एलिजिया प्रीमा, इट वाज वेरी पॉपुलर। इनकी पहली जो एलिजी थी, एलिजी क्या होती है फ्रेंड्स? शोक गीत होता है जो किसी की डेथ पे लिखा जाता है। तो एलिजिया प्रीमा जो थी इनकी फर्स्ट एलिजी थी, ये आप याद रखेंगे। सेकंड है इनकी एरोपेजिटिका, 1644 में ये पब्लिश हुई थी। इज अमॉन्ग हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैशन डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी अपनी स्वतंत्रता को या अपनी बात को बहुत स्वतंत्रता के साथ रखना। इट वाज दिस कंपोजिशन एंड इट वाज वेरी फेमस। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है ये। विलियम हैली जो 1796 में बायोग्राफी लिखते हैं, वो बताते हैं अपनी बायोग्राफी में कि जॉन मिल्टन जो है, ही वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। उनकी नज़र में जॉन मिल्टन जो थे वो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध या सबसे महान इंग्लिश ऑथर हैं, विलियम हेली के अकॉर्डिंग। एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, मिल्टन वाज कॉल्ड लेडी ऑफ द क्राइस्ट। क्राइस्ट कॉलेज जो थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे मिल्टन को निकनेम दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हु इज नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट एट कैम्ब्रिज इन क्राइस्ट कॉलेज, तो वो होंगे हमारे जॉन मिल्टन।
टेनिसन कॉल्ड मिल्टन, टेनिसन जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उन्होंने मिल्टन को कहा था द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज, गुड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये कोटेशन आप याद रखेंगे। तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने उनको कहा था द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज, गुड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ सेड, वर्ड्सवर्थ कहते हैं इनके बारे में, द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट। सोनेट के सोनेट जो है वो मिल्टन के हाथों में आते ही एक ट्रम्पेट बन जाती है। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन्स स्टाइल एज अ ग्रैंड स्टाइल। मैथ्यू आर्नोल्ड ने मिल्टन के स्टाइल को क्या कहा है, ग्रैंड स्टाइल कहा है। तो ये हमने अभी मिल्टन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। पोएम यहाँ पे दी हुई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये आपको बुक्स में और नेट पे अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी समरी को जब डिस्कस करते हैं तो देखिए समरी है यहाँ पे, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कॉमनली नोन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1652, ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज कंपोज्ड इन 1655। ये स्टार्टिंग होती है या ये बताया गया है कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है उसे ये भी कहा जाता है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो ये 1652 की बात है। उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज कंपोज्ड इन 1655। इट वाज पब्लिश्ड विदाउट अ टाइटल, बिना किसी शीर्षक के इसे पब्लिश करवाया गया था। एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस बाय मिल्टन टू हिज ब्लाइंडनेस। ये पहला एक लेख था जो अपनी जो मतलब या अंधेपन के लिए उन्होंने एक कंपोजिशन की थी। It refers to his in 1652. He had strained his eyes by reading late into the night, though blindness the doctors had asked him to avoid hard study. बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से इनकी आंखें जो है वो ख़राब हो चुकी थी, अंधेपन की ओर थी, और डॉक्टर्स ने मना करना शुरू कर दिया था कि अब आप पढ़ना थोड़ा कम कर दीजिए। दिस मैड हिज लाइफ डिफ़िकल्ट एंड हार्ड। अब उन्हें ये लगने लगा कि मेरा जीवन जो है बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। इट पैंड हिम एज इफ ही फेल्ट दैट ही हैड डन नथिंग ग्रेट इन द फील्ड ऑफ पोएट्री टिल देन। उनको ये भी लगा कि यार अभी तक तो मैंने पोएट्री के क्षेत्र में कुछ स्पेशल किया नहीं है। द प्रेजेंट सोनेट रिफर्स टू दिस स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ द पोएट। और ये जो पोएम दी गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इसी बात को, इसी दुख को वो जो है पोएट के दर्शाती है। इट्स थीम appears to be his blindness, but as we dive deep, we find that his blindness is only the starting point. हमें बाहर से पोएम को टाइटल देखने से या पढ़ने से लगता है कि ये केवल उनके अंधेपन की बातें बताती है, लेकिन जैसे ही हम इसको गहराई में देखते जाते हैं तब हमें लगता है कि ये कुछ और भी है। लाइक द सोनेट्स एंड्स इन अ डीप रिलीजियस नोट। पोएम जो है ये लास्ट जब पूरी होती है तब हमें एक धर्म से जुड़ा हुआ, उनके ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था थी उससे जुड़ा हुआ एक लेख मिलता है। लाइक इट अफर्स मिल्टन्स फर्म बिलीफ इन द जस्टिस ऑफ गॉड। मानते हैं वो जॉन मिल्टन कि भगवान जो है वो न्याय करते हैं, और ये उनका पुख्ता विश्वास था ईश्वर के अंदर। इट आल्सो सिक्स टू जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन, दो द पोएट लेटर डिवोटेड एन एपिक टू हिज पर्पज। भगवान में वो न्याय की मांग करते हैं, न्याय जो है वो मांगते हैं। और फाइनली हम ये भी देखते हैं कि बाद में जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी है, और वो पोएम जो है वो ईश्वर को डेडिकेट करते हैं। द सोनेट बिगिन विथ अ रेफरेंस टू हिज ब्लाइंडनेस एंड हिज पोएटिक गिफ्ट। जैसे कि सोनेट जो है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, अपने अंधेपन से शुरू करते हैं वो, और बाद में वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पोएम के रूप में या पोएट्री के रूप में इतना बेहतरीन उन्हें गिफ्ट दिया है ईश्वर ने। ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड इफ ही डज नॉट यूज द पोएटिक गिफ्ट गिवन बाय गॉड। उन्हें यह डर लगता है कि ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी कला दी है पोएट्री की, और अगर मैंने उसे अच्छे से यूज नहीं किया तो ईश्वर जो है वो मुझे स्कॉल्ड करेंगे, यानी मुझे मारेंगे, मुझे ताना मारेंगे, मुझे कोसेंगे। ही इज़ विलिंग टू सर्व हिम दो ही हैज़ नो आई साइट। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरी आंखें चली भी जाती हैं, मैं अंधा भी हो जाता हूँ, तो भी मैं पोइट्री के तौर पे ईश्वर की सेवा करता रहूँगा। ही आस्क हिमसेल्फ वेदर गॉड वुड आस्क व्हाट ही हैड डन। क्या वो अपने आप से पूछेगा, ही आस्क हिमसेल्फ वेदर गॉड वुड आस्क व्हाट ही हैड डन, कि भगवान मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया है। विथ हिज पोएटिक गिफ्ट, अपने इस ये जो काव्य है इस उपहार के साथ में। ही आल्सो वांट्स टू नो वेदर ही वुड नॉट टेक हिज ब्लाइंडनेस इनटू कंसिडरेशन। क्या वो ये भी जानना चाहेगा कि मेरा जो अंधापन है उसके बारे में मैंने क्या सोच विचार किया। ट्रूथ डांस अपॉन हिम दैट इट्स नॉट सो। बाद में उन्हें सच्चाई का एहसास होता है कि जो कुछ वो सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है।
गॉड नाइदर नीड्स आवर सर्विस नॉट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हिज गिफ्ट्स। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि भगवान ने जो हमें दिया है, ना तो उन्हें उनके बदले में कुछ चाहिए, और ना ही जो उन्हें कुछ दिया है गिफ्ट के तौर पे इंसान को जो दिया है उसकी कुछ सेवा चाहिए, या उसका किसी भी प्रकार से कोई यूटिलाइजेशन चाहिए। हिज पेशेंस रिवील्स टू हिम। बाद में जॉन मिल्टन का जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो उनके सामने निकल कर आता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, इट्स द पीपल हु आर मोस्ट ओबीडियंस टू गॉड, दे सर्व हिम बेस्ट। क्या बताते हैं वो, कि ईश्वर की सेवा जो है वो लोग ही कर पाते हैं जो ईश्वर की भक्ति में बंधे हुए हैं, ईश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, वही सच्चे तरीके से सेवा कर सकते हैं। गॉड इज सो एंड प्रिविलेज्ड दोज न्यूमरस एंजल्स सर्व हिम स्पीडली एंड ऑल द 24 आवर्स। गॉड ऐसे ही हैं, ईश्वर ऐसे ही हैं, और उन सभी की हमेशा वो मदद करते हैं, उनको क्या करते हैं, मदद करते हैं। और लाइक न्यूमरस एंजल्स, जो कई प्रकार के दूत हैं, वो भगवान को 24 घंटे तक सेवा करते हैं, तो हम भी भगवान के लिए वैसा ही कर सकते हैं। दीज सर्वेंट्स हैव लिमिटलेस पावर। वे जो सेवक हैं, ईश्वर के जो दूत हैं, उनके पास भी असीम शक्ति है। एंड ही हैज़ नथिंग टू वरी अबाउट, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। ये लाइन जो है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम में, कि ये लाइन जो है ये कहाँ से ली गई है। दे आल्सो सर्व दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये कहाँ से ली गई है ये लाइन, तो जॉन मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये वहाँ से ली गई है, कि वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो रुकते हैं और किसी अच्छे समय का इंतजार करते हैं। ये पोएम के बारे में ये भी बताया गया है कि दिस पोएम इज डिक्टेटेड बाय मिल्टन टू हिज डॉटर हु रोट इट। ये उन्होंने नहीं लिखी थी मिल्टन ने, क्योंकि वो तो अंधे हो चुके थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को डिक्टेट किया, यानी बोलते गए वो, और उनकी बेटी जो है वो इस पोएम को लिखते जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक समरी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आरपीएससी स्कूल लेक्चर में यहाँ से पूछे जाएंगे। और मैंने आपको अभी मिल्टन का इंट्रोडक्शन भी बताया है, तो आप ये 10 पॉइंट भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, चलिए वो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है ये, हमने डिस्कस किया, ये सोनेट है। सोनेट क्या होती है, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइनों की एक कविता होती है, उसे सोनेट कहा जाता है। और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो सोनेट ही है। इन व्हाट ईयर्स वाज ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश्ड, 1673। ये आप याद रखेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो कब पब्लिश हुई थी, 1673 में। द सोनेट वाज फर्स्ट पब्लिश इन मिल्टन 1673 पोएम्स इन हिज ऑटोग्राफ नोटबुक नॉन एज द ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट। ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ये है कि मिल्टन की जो 1673 की पोएम्स पब्लिश हुई थी इन हिज ऑटोग्राफ नोटबुक, और उसी ऑटोग्राफ नोटबुक को ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता, वहीं पे ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है इसका सेंट्रल थीम पोएम का, तो फेथ है, साथ ही साथ प्रिजर्वेंस है, ये इसका थीम रहेगा। हु इज द स्पीकर ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कौन है इसमें बोलने वाले, तो डायरेक्टली जॉन मिल्टन ही है जो इस पोएम में बोल रहे हैं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द ओपनिंग लाइन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कौन से अलंकार यूज किए गए हैं, तो मेटाफर विल बी द आंसर। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कवि क्या कहना चाहते हैं जब वो ये लाइन बोलते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसका अर्थ ये है, ही हैज़ लॉस्ट हिज साइट, वो अपनी आंखों की दृष्टि को पूरी तरह से खो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगा सकते हैं इसको। ये लाइन जो हु बहू यहाँ से पूछी जाती है और कंपोजिशन पूछी जाती है कि कहाँ से ली गई है या फिर किसने लिखी है, तो जॉन मिल्टन है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। तो क्या है इसका अर्थ, एवरीवन कैन सर्व गॉड इन देयर वे रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज। तो वे लोग जिनके अंदर अपनी क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार जो है वो ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो लाइन कही है स्पीकर ने, जॉन मिल्टन, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ ये है कि गॉड इज पावरफुल, ईश्वर जो है वो बहुत शक्तिमान है, कमांड्स मैनी एंजल्स सर्विंग हिम, और कितने ही दूतों को वो अपनी सेवा करने का आदेश देते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। राइम स्कीम पूछा जाता है मैक्सिमम, तो राइम स्कीम जो है इसकी ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई इसकी ये राइम स्कीम है।
हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट हैव? वी हैव डिस्कस इट इन ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। तो 14 लाइन की ये पोएम होती है सोनेट। हु असाइन द टाइटल टू द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ये टाइटल जो है शुरू में नहीं लिखा हुआ था फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था, बिना टाइटल की पोएम थी, तो बाद में इसे टाइटल दिया गया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये किसने दिया था? ये जॉन मिल्टन नहीं थे, ये थे थॉमस न्यूटन, जिन्होंने इस टाइटल को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट रिफर्स टू मिल्टन्स इनएबिलिटी टू सी फिजिकली, यानी उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, या फिर वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, जैसे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो वो अंधे हो चुके थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम? रिग्रेटफुल है, थोड़ा पश्चाताप है उनको कि उन्होंने, ईश्वर ने जो है उनको इतनी अच्छी योग्यता दी, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जॉन मिल्टन और उनकी कंपोजिशन थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के इसी पोएट्री वाले पार्ट में सेकंड है हमारे जॉन डन। पोएम है उनकी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। देखिए, जॉन डन जो है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक मेटाफिजिकल पोएट है और इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पॉपुलर मेटाफिजिकल पोएट है, जिनसे ये क्वेश्चन, जिनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द मेटाफिजिकल पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, ही इज़ द जॉन डन। जॉर्डन वॉज बॉर्न इन लंदन इन कैथोलिक फैमिली। लंदन में इनका जन्म हुआ था कैथोलिक परिवार में। एंड ही इज बेस्ट नॉन फॉर हिज मेटाफिजिकल पोएट्री, जैसा कि मैंने बताया था, ये आ चुका है। नन ऑफ हिज पोएट्री वॉज पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। बड़ी रोमांचक बात है ये कि उनकी जो लाइफ टाइम थी, कोई भी कंपोजिशन पब्लिश नहीं हुई थी, सारी की सारी बाद में पब्लिश करवाई गई थी। ही रोट सैटायर्स, जो व्यंग्य हैं वो लिखते थे, एलिजीज लिखते थे, एपिग्राफ्स लिखते थे, वर्ड्स लेटर लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे और सोनेट लिखते थे, साथ ही साथ हॉली सोनेट जो बाइबिल से जुड़ी हुई है वो लिखा करते थे। आइजैक वॉल्टन है, जो वो बताते हैं, वो बायोग्राफर थे जॉन डन के, उन्होंने जॉन डन की बायोग्राफी लिखी थी। थॉमस क्रू रोट, थॉमस क्रू बताते हैं, एलेजी फॉर जॉन डन। थॉमस क्रू ने जॉन डन, जब डेथ होती है जॉन डन की, तो उनके लिए एलिजी लिखते हैं, तो इट वाज एलिजी फॉर जॉन डन। डन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ स्पेंसर। जो एडमंड स्पेंसर है, उनकी पोइट्री की जो जितनी भी ट्रेडिशंस थी, जितने उनके स्टाइल थे, उन स्टाइल के खिलाफ वो जाते हैं और अपनी एक नई तरीके से पोइट्री लिखते हैं, जिसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। गियर्सन कोटेड दैट, गियर्सन ने जॉर्डन के बारे में कहा है, देर आर थ्री डिस्टिंक्टिव स्ट्रेन इन द लव पोएट्री ऑफ डन। तीन प्रकार के स्ट्रेन्स हैं उनकी पोएट्री में। दे आर साइनिकल, प्लेटोनिक प्लेटोनिक एंड कॉन्जुगल। ये तीन प्रकार के हैं जो स्ट्रेन हैं, और ये हमेशा लव पोएट्री ऑफ डन में देखी जाती है, ये गियर्सन ने कहा था। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जॉन डन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम इनकी कंपोजिशन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार की तरफ। फ्रेंड्स, ये पोएम आपने ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ी होगी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में इसका ये बता देता हूँ कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार का थीम क्या है, कि इसमें पोएट जो है वो, जो कोई भी लेडी होती है उसकी वफ़ा के बारे में, या उसकी जो ऑनेस्टी है, वो लॉयल्टी है, उसके बारे में बताते हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, अलग अलग तरीके से जो जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो आप ढूंढ के ला सकते हैं। जैसे मैंड्रिक जो प्लांट होता है, ट्री होता है, जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, उसमें से हो सकता है आप एक बच्चे को निकाल लें। हो सकता है कि आप घोड़े पे बैठ के हज़ारों लाखों साल तक सवारी करते रहें, जाते रहें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इम्पॉसिबल चीज़ें आप देखते रहें, लेकिन आपको ऐसी महिला नहीं मिलेगी जो सच्ची भी है और वफ़ादार भी है। तो चलिए देखते हैं। इट वॉज अनपब्लिशिंग ड्यूरिंग डन्स लाइफ टाइम, ये हमने डिस्कस किया है। यहाँ से शुरू करते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज अ पोएम बाय जॉन डन दैट एक्सप्लेन इट्स स्पीकर्स बिलीफ इन द इनकॉन्स्टेंसी ऑफ वुमन। चंचलता बोलते हैं जिसे, मतलब वो महिला जो होती है, लेडीज जो होती है, वो चंचल होती है, वो एक जगह टिकती नहीं है, लॉयल नहीं होती है। तो उसी के बारे में वो बताते हैं जॉन डन। इट वॉज अनपब्लिश्ड ड्यूरिंग डन्स लाइफ टाइम, उनके जीवन काल के दौरान तो ये पब्लिश हो नहीं पाई थी। मैनी स्कॉलर्स क्लासीफाई इट एज वन ऑफ हिज यंगर वर्क, यानी कुछ लोग ये भी मानते हैं, विद्वान ये भी मानते हैं कि जब वो बहुत छोटे रहे होंगे, जवान रहे होंगे, तभी उन्होंने इस तरह की पोएम लिखी थी। द पोएम बिगिंस विथ अ लिस्ट ऑफ इम्पॉसिबल एक्शंस। ढेर सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्पॉसिबल काम है, उनको वो बताते हैं। विच द स्पीकर यूजेस टू अंडरस्कोर हिज बिलीफ इन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ वुमन हु इज बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। सारे के सारे नाकाम जो काम है, जो इम्पॉसिबल काम है, वो पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी है, बट एक ऐसी महिला ढूंढना जो सुंदर भी हो, साथ ही साथ लॉयल भी हो, फेथफुल भी हो,
ऐसा ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है। द स्पीकर आर्ग्यूज दैट इवन इफ अ ट्रू वुमन डिड एग्जिस्ट, शी वुड बी फॉल्स बाय द टाइम द स्पीकर वेंट टू मीट हर। क्या बताते हैं वो, कि मान लीजिए कोई सच्ची महिला आपने ढूंढ भी ली, तो वो महिला सच्ची नहीं हो सकती, वो काल्पनिक होगी, वो झूठी होगी। अगर ऐसा है तो वो पोएट जो है, स्पीकर जो है, उससे ज़रूर मिलेंगे। इट इज़ थ्री स्टेंजा पोएम दैट इज सेपरेटेड इनटू सेट ऑफ 9 लाइन्स। फ्रेंड्स, पोएम का जो है वो फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है, तो ये थ्री स्टेंजा में लिखी हुई है। तीन इसके स्टेंजाज हैं जो 9 लाइन्स में सेपरेट किए हुए हैं। द लाइन्स फॉलो अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम कन्फर्मिंग द पैटर्न ऑफ ए बी सी सी डी डी डी। ये इसका राइमिंग स्कीम है, इसका गो एंड कैच है फॉलिंग स्टार का। थ्रू आउट द पोएम डन एम्प्लॉयज अ लाइट एंड समटाइम्स ह्यूमरस टोन। कभी कभी वो हल्का थोड़ा इसमें मजाकिया टोन भी डालते हैं। एंड ही इज एनोयड बाय द जनरल थीम ऑफ द पोएम, द इनकॉन्स्टेंसी ऑफ अ वुमन, बट सीम्स टू हैव कम टू टर्म्स विद इट। और हमेशा वो क्या करते हैं, इस पोएम में बार बार महिला की चंचलता के बारे में जिक्र करते हैं। ही स्पीक्स एज दो दिस इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड वन मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली बैड सिचुएशन। जैसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ों के बारे में वो जिक्र करते हैं, और वो मानते हैं वन मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली बैड सिचुएशन। किसी भी बुरी चीज़ का वो अच्छे से अच्छे उपयोग करना या उसका फ़ायदा उठाने के बारे में बात करते हैं। While this piece does not feature the characteristics of metaphysical conceit found in other Dunn's work, ये जो पोएम दी गई है, ये इसमें कुछ इस तरह की विशेषताएं बताई गई हैं जैसे कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, जो उनकी पोएट्री में जनरली पाई जाती हैं। देयर इज एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन प्रेजेंट बिटवीन द स्टेंजा, जैसे कि स्टेंजा के बीच में कंपैरिजन है। ही कंप्रेसेस द इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ समथिंग लाइक द कैचिंग स्टार टू फाइंडिंग एन ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल वुमन। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि आप जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। हो सकता है कि आप फॉलिंग स्टार को पकड़ सकते हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल वुमन जो लॉयल है उसको आप नहीं ढूंढ पाएंगे। While a clear exaggeration, it appears to be speaker's own true belief that he will never come upon a woman who will treat him fairly and not run off with someone else। उसके बाद वो थोड़ा सा एग्जेगरेशन, मतलब जो अतिशयोक्ति होती है उसके बारे में वो बताते हैं, चर्चा करते हैं, और वो कहते हैं कि ये खुद का उनका बिलीफ है पोएट का, जॉर्डन का, कि ही विल नेवर कम अपॉन अ वुमन, कि एक ऐसी महिला से वो कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी उनके साथ नहीं रहेंगे, जो उनके साथ अच्छा बर्ताव तो करती है, और वो ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ ना भागे। मतलब वो सुंदर हो लेकिन लॉयल भी हो, ऐसी महिला मिलना मुश्किल है। यही इसी पोएम की थीम है। देखते हैं एमसीक्यूज जो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार से लिए गए हैं, और एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट है हमारा, हु कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मेटाफिजिकल पोएट्री का टर्म जो है वो किसने कॉइन किया था? आंसर विल बी सैमुअल जॉनसन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट। इनमें से चार ऑप्शन में से कौन है जो मेटाफिजिकल पोएट नहीं है? तो वो होंगे जॉन ड्राइडन। द मेटाफिजिकल पोएट एम्प्लॉयड मैनी एक्सटेंडेड कंपेरिजन्स आल्सो नोन एज, they are known as the conceit. The name, the theme of the poem Go and Catch the Falling Star is, जो पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इसकी थीम क्या है? हमने डिस्कस किया था, महिला की जो चंचलता है, वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी, ये इसकी थीम रहेगी। इन द पोएम डर्न्स break away from the patriarchal tradition of woman worship, that is go and catch a falling star. Dunn's song Go and Catch a Falling Star was published in the volume poem entitled, कौन से उसमें वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी ये? तो आंसर विल बी सॉन्ग एंड सोनेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट दैट हैज ह्यूमन क्वालिटीज? हमने डिस्कस किया था, मैंड्रेक एक रूट रहता है, एक प्लांट रहता है, एक ट्री रहता है, जिसके रूट में से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो ये ह्यूमन क्वालिटीज हैं मैंड्रेक में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार वुड लाइक टू पिलग्रिमेज टू, किसकी बात हो रही है इसमें, किस चीज़ को ढूंढने की बात होती है? तो इट इज़ अ फेयर एंड फेथफुल वुमेन। तो ये फ्रेंड्स, ये थे हमारे गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार से और जॉर्डन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में, जो राजस्थान स्कूल लेक्चरर है, उसमें आने की पूरी संभावना है। इसी पोएट्री के पार्ट सेकंड पार्ट में हम लोग, हमारे पास दिए गए हैं ये थर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, और उनकी कंपोजिशन है डैफोडिल्स। देखिए, डैफोडिल्स को भी हम लोग अभी कवर करेंगे, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनकी बायोग्राफी को भी हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रील्यूड। वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक पोएट हैं,
और इनका मैग्नम ऑपस इट मीन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मास्टरपीस वी कैन से, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रील्यूड। प्रील्यूड को माना जाता है कि ये इनका इम्पोर्टेंट काम है या मास्टरपीस है। इट वॉज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ हिज अर्ली ईयर्स दैट ही रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड अ नंबर ऑफ themes टाइम्स। इट वॉज posthumously टाइटल्ड एंड पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ इन द ईयर ऑफ हिज डेथ। ये जो है उनकी मृत्यु के बाद में इसको पब्लिश करवाया था उनकी पत्नी ने, और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है ये। बिफोर विच इट वॉज जनरली नोन एज द पोएम टू कॉलरीज। पब्लिश होने से पहले या उनका टाइटल जो है वो प्रिलूड देने से पहले इसका टाइटल क्या था या किस नाम से जानी जाती थी ये? द पोएम टू कॉलरीज। ठीक है, देखिए, ही मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787। 1787 में जो है वो एज ए राइटर डेब्यू करते हैं। व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन इन 1794 ही मेट एस.टी. कॉलरीज। और 1787 में जब वो डेब्यू करते हैं एज ए राइटर, उन्होंने क्या किया था, एक सोनेट पब्लिश करवाई थी। और ये 1794 में क्या करते हैं, एस.टी. कॉलरीज से मुलाकात होती है। दे कोलैबोरेटेड ऑन पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड। 1798 में जब रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है तो उन्होंने एस.टी. कॉलरीज के साथ कोलैबोरेट किया और एक पोएम पब्लिश करवाई थी, लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड को थोड़ा सा देख लेते हैं। इट स्टार्ट्स विद द राइम ऑफ एंसेंट मैराइनर और एंडेड विथ टिंटन एबे। दोनों ही ये राइटर इनके कंट्रीब्यूशन में है ये। द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड कंटेन्स 23 पोएम्स। लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में 23 पोएम है, 19 जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और 4 कॉलरीज ने लिखी है। इट्स पब्लिकेशन ब्रेक अवे द नियो क्लासिकल टेंडेंसी इन पोएट्री। नियो क्लासिकल की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए ये पब्लिश होती है और रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड इज नोन एज रोमांटिक मैनिफेस्टो। वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड रॉबर्ट साउदी एज इंग्लिश पोएट लॉरिएट। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। रॉबर्ट साउदी के बाद में पोएट लॉरिएट जो बनते हैं ये वर्ड्सवर्थ है। उसके बाद प्रील्यूड, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, चलिए डेफोडिल्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। डेफोडिल्स में क्या है, इसका दूसरा नाम जो है वो आई वंडर्ड लोनली लोनली एज अ क्लाउड। तो इसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर है क्या, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से जो एग्जाम में आते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। हम लोग डेफोडिल्स को जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और हम लोग इसकी समरी के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। देखिए, पहले इसमें लिखा हुआ है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इसका नाम था। और कभी कभी इसे डैफोडिल्स भी कहा जाता है। जो ओरिजिनल नाम था इसका आई वंडर्ड लोनली एज एज अ क्लाउड था। इट्स अ लिरिक पोएम। लिरिक पोएम क्या होती है, पहले एक लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, और कहा जाता है कि जो सॉन्ग या जो पोएम जो है उस लिरिक लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जाती थी तो उसे लिरिक कहा जाता था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर एंड वाज इंस्पायर्ड बाय एन एनकाउंटर ऑन 15th अप्रैल 1802 ड्यूरिंग अ वॉक विद हिज यंगर सिस्टर डोरोथी। डोरोथी जो है ये भी एक पोएटेस थी, और ये पोएम जो है एक इंस्पिरेशन से लिखी गई थी। जब वो बताया गया है कि 15 अप्रैल 1802 को एक दिन ऐसे ही अपनी उस छोटी बहन डोरोथी के साथ वो घूम रहे थे, और अचानक से उन्होंने एक व्हेन दे सा अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स ऑन द शोर ऑफ उल्सवाटर इन द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट रिटन इन 1804। दिस 24 line lyric was the first published in 1807 in poems in 2 volumes। हम लोग बात कर रहे थे कि ये उस समय लिखी गई थी जब वो अपनी सिस्टर के साथ घूम रहे थे, और उन्होंने एक बहुत दूर तक फैले हुए डैफोडिल्स के बगीचे को देखा, जो उल्स वाटर एक जगह का नाम है, लेक डिस्ट्रिक्ट है ये इंग्लैंड में, तो उसके किनारे पे लगे हुए थे। पोएम जो है 1804 में लिखी गई है, 24 लाइनें थी इसमें, और 1807 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी 2 वॉल्यूम्स में, पोएम्स के 2 वॉल्यूम्स में, एंड रिवाइज्ड इन 1815, और दोबारा से इसको रिवाइज किया गया था 1815 में। The original title is I Wandered Lonely as a Cloud, as I have discussed about it, also commonly known as Daffodils। ये बात हम लोग कर चुके हैं, डेफोडिल्स के नाम से इसे जाना जाता है, और ओरिजिनल नाम जो था इसका I Wandered Lonely as a Cloud था। इट इज़ अ लिरिक पोएम एंड वर्ड्सवर्थ्स फेमस वर्क। ठीक है, ये वही बातें हैं, 1807 में ये पब्लिश हुई थी, 1815 में इसको वापस से रिवाइज किया गया था। ठीक है, he would draw on this to compose I Wandered Lonely as a Cloud in 1804, inspired by Dorothy's journal entry describing the walk near a lake at Grissmere in England।
जैसे जो बातें हमने अभी डिस्कस करी थी वही बातें दोबारा से रिपीट की गई हैं कि उस उल्स वाटर लेक डिस्ट्रिक्ट के किनारे जब वो घूम रहे थे तो वहाँ उन्होंने डैफोडिल्स का एक बगीचा देखा और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। चलिए ये बात करते हैं आगे। एट द टाइम व्हेन ही रोट द पोएम वर्ड्सवर्थ वाज लिविंग विद हिज वाइफ मैरी हचिंसन एंड हिज सिस्टर डोरोथी एट अ टाउन एंड इन ग्रेसमेर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। वो अपनी बहन और अपनी पत्नी के साथ में रहा करते थे उस लेक डिस्ट्रिक्ट में उस दौरान जिस दौरान ये पोएम लिखी गई थी। द मेन मैसेज ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इसका सेटिंग क्या है या इसका मैसेज क्या है। देखिए, द फेमस पोएम इज इंस्पायर्ड बाय अ वॉक इन द कंट्री साइड विद हिज सिस्टर डोरोथी, राइट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस पोएम प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ द मैनी डैफोडिल्स इन द हिल साइड एज द डांस इन द सन। ढेर सारे डैफोडिल्स जो थे वहाँ पे उनकी ब्यूटी को इसमें बताया गया है। एंड द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ नेचर कैन चीयर वन इन लेटर टाइम्स थ्रू द पावर ऑफ इमेजिनेशन। यानी अगर आप प्रकृति की कोई सुंदरता देखते हैं तो उसे आप बहुत बाद तक ज़िंदगी के आने वाले कई सालों तक केवल कल्पनाएं कर करके उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने विलियम वर्ड्सवर्थ, साथ ही साथ जो हमारे सिलेबस में है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के, डैफोडिल्स को हमने देखा है, उसकी समरी जानी है। और अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है। द पोएम डैफोडिल्स वाज रिटन बाय, सिंपल आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। वॉज पब्लिश्ड पोस्टुमसली, ये जो है उनके मरणोपरांत लिखी गई थी। द प्रिल्यूड है जिसका पूरा नाम है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। पोएट वॉज वॉन्डरिंग, कहाँ घूम रहे थे वो, बिसाइड अ लेक, और लेक डिस्ट्रिक्ट था एक। द पोएट कंपेयर्स द डेफोडिल्स विथ, किससे कंपेयर किया डेफोडिल्स को पोएट ने, द स्टार इन द मिल्की वे। द स्ट्रेच ऑफ डेफोडिल्स कंटिन्यूड, कहाँ तक फैले हुए थे, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, जहाँ तक खाड़ी फैली हुई थी वहाँ तक वो फैले हुए थे। इन सच अ जोकंड कंपनी हियर जोकंड इज, क्या है ये जोकंड, जोकंड जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। द पोएट मिसप्रिंट हो गया ये, पोएट कंपेयर्स द होस्ट ऑफ डांसिंग डेफोडिल्स टू, किसके साथ, मिल्की वे, दोबारा आया है ये, मिल्की वे के साथ में डेफोडिल्स के डांस को कंपेयर किया है। व्हाट इज इनवर्ड आई, इनवर्ड आई क्या है ये पोएट के अकॉर्डिंग, तो मेमोरी है ये। ट्विंकल ऑन द मिल्की वे इज अ सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे सिलेबस में जो दिया जाता है उसी से वो अक्सर पूछते हैं। तो ये हो जाता है मिल्की वे जो है ये, ट्विंकल ऑन द मिल्की वे क्या है ये है हमारा सिमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द पोएट रिमेंबर्स डैफोडिल्स इन सॉलिट्यूड, अकेले में जब पोएट इसे याद करते हैं तो कैसा फील होता है, ये हमें ऑप्शन से पूछा गया है। तो हिज हार्ट बिगिन टू डांस, तो उसका दिल जो है वो खुशी से नाचने लगता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे थर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, साथ में उनकी कंपोजिशन डैफोडिल्स। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो अगला है पार्ट है, और अगले पार्ट में इसी पार्ट में जो फोर्थ है वो है हमारे पीबी शैली और उनकी पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पीबी शैली को थोड़ा सा जान लेते हैं। पीबी शैली, शैलीज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज अ गॉथिक नॉवेल जोस्ट्रोजी, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा सकते हैं, पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा और पूछा गया भी है ये। अ वुमन एलिजाबेथ हिचनर, अ स्कूल टीचर हु इंस्पायर्ड हिज फर्स्ट मेजर पोएम क्वीन मैप। क्वीन मैप जो है इनकी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी उनको, एलिजाबेथ हिचनर से मिली थी जो इनकी स्कूल टीचर रही थी। विलियम गॉडविन द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, ये विलियम गॉडविन का बीच में एक लाइन आ गई है, पॉलिटिकल जस्टिस के वो राइटर थे। इन 1817 शैली प्रोड्यूस्ड लॉन एंड सिथना, a long narrative poem that was withdrawn after only a few copies were published because of its reference। बहुत फेमस उन्होंने लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी थी, लॉन एंड सितना। इट वाज लेटर एडिटेड एंड री इश्यूड एज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, काफ़ी पब्लिश्ड होने के बाद में उसको वापस विड्रॉ कर लिया जाता है और नए नाम के साथ में उसे दोबारा से पब्लिश किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है उन्होंने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। Shelley's pastoral elegy on the death of Keats Adonis appeared in 1821, ये पूछा जाता है। शैली ने एक पेस्टल एलिजी लिखी थी किट्स की डेथ पे, जॉन किट्स की डेथ पे, और उसका नाम है एडोनिस, ये 1821 में पब्लिश हुई थी। चलिए समरी देखते हैं ऑल टू द वेस्ट विंड की। द स्पीकर इन्वोक्स द वाइल्ड वेस्ट विंड ऑफ ऑटम which scatters the dead leaves and spreads seeds so that they may be nurtured by the spring, and asks that the wind are destroyed or preserved।
एक्चुअली इसमें वेस्ट विंड से पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनको पूछते हैं, उनको इन्वोक करते हैं। जो वेस्ट विंड क्या करती है, सूखे हुए पत्तों को और बीजों को यहाँ वहाँ फैलाती है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करती रहें, ताकि वो क्या होंगे, आने वाले स्प्रिंग में वो दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। फिर वो उनसे पूछता है वेस्ट विंड से कि तुम डेस्ट्रॉयड हो या प्रिजर्वर हो। The speaker called the wind the dirge of the dying year and described how it stirs up a violent storm and again implores it to hear him. कवि क्या करता है, वो विंड को एकदम मरे हुए सालों के बराबर उसको कंपेयर करता है। उसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि तुम वायलेंट स्टॉर्म हो। उसके बाद वो उसे रिक्वेस्ट करता है उससे उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। तो इस तरह से ये वेस्ट विंड की समरी है। द स्पीकर सेज दैट इफ ही वर अ डेड लीफ दैट द विंड कुड बियर और क्लाउड इट कुड कैरी और अ वेव इट कुड पुश और इवन इफ ही वर एज अ बॉय द comrade of the wind is wandering over heaven, then he would never have needed to pray to wind invoke its power। और इमेजिनेशन करते हैं पोएट कि काश वो भी एक सूखी हुई पत्ती होते, या फिर बादल होते जिसको वो हवा ले जाती, या फिर वो एक लड़के जैसे होते जो हवा के साथ यहाँ वहाँ जन्नत की वो सैर करते रहते। देन ही वुड नेवर हैव नीडेड टू प्रे टू विंड, शायद उसके बाद उन्हें कभी ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ती वेस्ट विंड से कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वो हवा के साथ ऑटोमेटिकली उड़ते रहते। देन ही प्लीड्स विद द विंड लिफ्ट हिम एज अ वेव लीफ और क्लाउड। फिर वो निवेदन करता है कि प्लीज़ मुझे एक लहर, एक पत्ती या एक बादल की तरह अपने साथ ले चलो। फॉर दो ही इज लाइक द विंड एट हर्ट untamable and proud, he is now chained and bowed with the weight of his hours upon the earth। वो कहता है कि he is like the wind at heart, वो हवा के लिए एक दिल जैसा है जिसको ना वो पाल सकता है, and proud फील करता है, लेकिन he is now chained, वो अब बंधा हुआ है और अपने ही वजन से पृथ्वी पे वो झुका हुआ है। द स्पीकर आस्क द विंड टू मेक मी दाई लायर, वो कहता है कि मुझे तुम अपने साथ ले चलो, अपना लायर बना के, टू बी हिज ऑन स्पिरिट, अपनी आत्मा बना के ले चलो, एंड टू ड्राइव हिज थॉट्स अक्रॉस द यूनिवर्स, अपने विचारों को ब्रह्मांड तक फैलने दो। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, क्योंकि जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो दोबारा से नया जन्म ले लेती है। ही आस्क द विंड बाय द इनकैंटिसेंस मैजिक ऑफ दिस वर्स टू स्कैटर हिज वर्ड्स अमंग मैनकाइंड। जैसे वेस्ट विंड पत्तियों को, सूखी पत्तियों को चारों तरफ फैला देती है, वैसे ही वो कल्पना करता है, उम्मीद करता है भगवान से कि काश उसके जो विचार हैं वो पूरी मानवता या पूरे मानव समाज के लिए फैल जाएं। एंड टू बी द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी स्पीकिंग बोथ इन रिगार्ड टू द सीजन एंड रिगार्ड टू द इफेक्ट अपॉन मैनकाइंड। फिर वो ये भी उम्मीद करता है कि मेरे जो विचार हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ वो ऋतु पे साथ ही साथ इंसान पे असर करें। दैट ही होप्स हिज वर्ड्स टू हैव द स्पीकर आस्क। ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हूबहू क्वेश्चंस में पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये पोएम कौन सी पोएम में से ली गई है या हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लाइन। इफ़ विंटर कम्स द स्प्रिंग कैन फार बिहाइंड, अगर विंटर आती है तो स्प्रिंग जो है वो बहुत पीछे छूट जाती है। लाइन को आप याद रखेंगे, हूबहू पूछा जाता है तो लाइन कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ओड टू द वेस्ट विंड, एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस कंपोजिशन, ही विल बी पी.बी. शैली। ओके, चलिए थोड़ा सा हिंदी इसमें लिखी हुई है ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ। कवि जो है शरद ऋतु की जो पश्चिमी हवा है, वेस्ट विंड जो है, उससे आह्वान करता है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था कि वो मुझे बिखेर दे या मुझे चारों तरफ फैला दे ताकि वो उसका भरण पोषण कर सके। फिर वो ये पूछता है कि तुम इनकी विनाशक हो या संरक्षक हो, और इसी तरह से वो अपनी पूरी कल्पनाओं को वो उसके सामने रखते जाता है। इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि वेस्ट ओड टू द वेस्ट विंड की फॉर्म क्या है। तो ईच ऑफ द 7 पार्ट ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड कंटेन्स 5 स्टेंजा। हर एक, इसमें 7 पार्ट है, 7 पार्ट में हर एक पार्ट में 5 स्टेंजा है। 3 लाइन स्टेंजा है, 4 से 3 लाइन का स्टेंजा है, एंड 2 लाइन कपलेट, तो 2 लाइन के कपलेट हैं। ऑल मेटर्ड इन इयाम्बिक पेंटामीटर, ये बहुत ज़रूरी है। इयाम्बिक पेंटामीटर पूछ लिया जाता है और फॉर्म पूछेंगे तो वी विल definitely we will say that it is written in iambic pentameter. The rhyme scheme in each part follows a pattern known as terza rima. terza rima इसका जो rhyme scheme है वो follow करता है, और the 3 line rhyme scheme employed by Dante in his Divine Comedy. इसका जो लिखने का जो तरीका है, जो इसकी कंपोजिशन की शैली है, वो दांते की डिवाइन कॉमेडी से ली गई है। तो इम्पोर्टेंट ये भी बन जाता है कि इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो वी विल डेफिनेटली राइट डाउन डिवाइन कॉमेडी है, दैट इज रिटन बाय दाते। In 3 line terza rima stanza, the first and third lines rhyme
and the middle line does not, then the end sound of the middle line is employed as the rhyme of the first and third line in the next stanza. The final couplet rhyme with the middle line of the last three line stanza. Thus, each of the seven part of Ode to the West Wind follows this scheme: A B A, B C B, C D C, D E D, E E. ये आप राइम स्कीम याद रखेंगे किसकी? ऑड टू द वेस्ट विंड की। तो हमसे जो पूछा जा सकता है वो ये है कि इसकी फॉर्म क्या है, तो ये हम लिखेंगे इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, और साथ ही साथ कितने स्टेंजाज हैं, इसमें 5 स्टेंजा हैं। कहाँ से इसकी फॉर्मेशन को कॉपी किया गया है, तो वी विल से दाते की डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है। राइम स्कीम आप याद रखेंगे ABA, BCB, CDC, DED और EE। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखे हैं यहाँ पे जो एग्जाम में आ सकते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ऑड टू द वेस्ट विंड? क्या रहेगी इसकी थीम? तो थीम जो है द पावर ऑफ द विंड इन स्प्रेडिंग चेंज एंड रिवॉल्यूशन। हवा की जो ताकत है किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाने के लिए या क्रांति लाने के लिए, वो इसकी थीम है। विच डज आर द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ओड टू द वेस्ट विंड? कौन कौन से इसके इंस्पिरेशन है? तो जो इसमें इंस्पिरेशन है वो है ओड written by Pindar and both A and B. So it will be Horatian ode, A and C will be the answer. तो इसमें दोनों हो जाएंगे, ओड रिटन बाय पिंडर और हॉरेशियन ओड। तो क्योंकि ये ओड है तो ओड से ये इंस्पिरेशन लिया गया है। विच पोएटिक टेक्निक्स डज शैली यूजेज इन ओड टू द वेस्ट विंड? तर्जा रीमा हमने अभी देखा है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड? क्या है ये? 5 सेक्शन है, 4 टर्सेट है और एक राइमिंग कपलेट है ईच सेक्शन में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द विंड इन द फर्स्ट 3 कैंटोज ऑफ द पोएम? इट सिंबलाइजेज द पावर ऑफ नेचर। सिंपल है ये, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। What is the significance of Mediterranean in the third canto of the poem? It represents a turning point in the poem. Mediterranean एक वर्ड यूज किया जाता है इस पोएम में, जब आप पोएम पढ़ेंगे तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंस पूछिए, तो ये क्या करता है? टर्निंग पॉइंट रहता है ये पोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैंटो डज द फोकस शिफ्ट फ्रॉम द विंड टू शेक्सपियर स्पीकर? सॉरी, ये जो कैंटो है, कौन से कैंटो में पोएम जो है वो शिफ्ट होती है सीधा विंड टू से स्पीकर में? तो फोर्थ कैंटो रहेगा ये आंसर। व्हाट इज द मैन इमोशन एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर इन द फोर्थ कैंटो? रिग्रेट और लॉन्गिंग रहती है चौथे कैंटो में। व्हाट रोल डज द वेस्ट विंड प्ले इन द फिफ्थ कैंटो ऑफ द पोएम? क्या रोल रहता है पांचवें कैंटो में विंड का? इट इज़ कैपेबल ऑफ बोथ ब्लोइंग लीव्स एंड यूजिंग देम। हवा को, पत्तियों को उड़ाने में और उनको यूज करने की इसमें शक्ति रहती है। व्हाट इफेक्ट डज अ वेस्ट विंड हैव ऑन द स्पीकर इन द फिफ्थ कैंटो? क्या है इसका आंसर? आंसर इसमें टिक नहीं लगा है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लिफ्ट द स्पीकर अप एंड मेक्स हिम कंपेनियन, ब्रिंग अबाउट अ सेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इट फिल्स द स्पीकर विद अ सेंस ऑफ आव एंड वंडर, इट ग्रांट्स द स्पीकर द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। राइट, वी विल से डी विल बी द आंसर। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड? वही है, पोएट जो है अपने आप में रिवॉल्यूशन के लिए अपने आप को एक प्रॉफिट मानता है, और साथ ही साथ इसमें जो है वो पोएट जो है वो अपने आप को विंड के साथ में कंपेयर करता है। Which ancient Greek tradition influenced the form and structure of Ode to the West Wind? हमने अभी डिस्कस किया था, Ode written by Pindar और Horatian Ode। राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी सी ए बी ए बी बी सी सी, ये इसकी वेस्ट विंड जो है इसकी राइम स्कीम रहेगी। व्हाट इज द टोन ऑफ द फर्स्ट 3 कैंटोज ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड? मेलंकोलिक है और मॉर्नफुल है, बहुत दुखदाई और शोकपूर्ण है ये। What does the sky clouds in the second canto represent? Messenger of change, परिवर्तन के लिए जो दूत होते हैं उनको वो बताते हैं। उसके बाद what is the significance of shift in focus from the wind to speaker in the fourth canto? It reveals the poet's desire for a new identity। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द टोन ऑफ द फिफ्थ कैंटो ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड? डिस्पैरेट एंड प्लीडिंग, रिक्वेस्ट करने वाला और निराश करने वाला। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो हमारा पोइट्री वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें 8 जो है वो राइटर दिए हुए हैं, पोइट दिए हुए हैं, तो हमने 4 को अभी डिस्कस किया है। 4 का वीडियो जो है हमारे दूसरे पार्ट में आने वाला है। तो आप अपनी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी को, प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और लगातार जो है हम लोग आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के और साथ ही साथ थर्ड ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। तो आप हम हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।